Welcome back, students. My name is Tahir, and I graciously welcome you all to this wonderful platform of JK Bose Foundation classes. So, once again, we are back with one more Solve It paper for class 8th JK SCRT या JK Bose आप कहें. So, today we are back with history paper and we'll discuss the concepts and the questions based which are exactly asked in your model paper. So आज के इस क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे ये सारा मॉडल पेपर और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स जो है वो आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेंगे. और मैंने आपको बताया था कि हम एग्जैक्टली 2 सीरीज़ जो है इसकी डाउन आप तक पहुंचाएंगे और इस सीरीज़ का और इस वीडियो का भी जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक है उसके अंदर इस पूरे पेपर का PDF लिंक जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है. तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर इस वीडियो की. बात करेंगे सॉल्व इट मॉडल पेपर जो हिस्ट्री का है हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ. तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस पार्टिकुलर लेक्चर के अंदर और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो इस चैप्टर में हमें बेसिकली देखने को मिलेंगे और इस पेपर के अंदर मिलेंगे. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात आती है कि पेपर पैटर्न क्या है सर. ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो है आपके पास, ठीक है, टेक्स्ट बुक का नाम. और दूसरी बात चैप्टर नेम 4, 5, 6, 7 और चैप्टर्स के नाम भी है सामने है. एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो ये इसके सिलेबस रहेंगे आपके जियोग्राफी पार्ट का. और दूसरी बात है एग्रीकल्चर के 5 मार्क्स हैं, इंडस्ट्रीज के 4 मार्क्स हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के 4 मार्क्स हैं और इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के 4 मार्क्स हैं. बात करते हैं आवर पास्ट थर्ड पे. तो अगर इसकी बात करें 5वां, 8वां और 9वां चैप्टर व्हेन पीपल रिबल, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट ऑफ 80-70s टू 1947. आप अगर इसमें चैप्टर के मार्किंग देखना चाहें तो 4 और 5 मार्क्स. ठीक है, बहुत सिंपल है. सिलेबस का एक ब्रेकअप आपको पता होना चाहिए. कुछ बच्चों का जो एक्चुअली जिनको सिलेबस नहीं पता तो उनके लिए ये पार्ट हम बनाते हैं इस मॉडल पेपर को डिस्कस करने से पहले. तो देखिए दूसरा पार्ट जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इसमें चैप्टर्स में इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 3 मार्क्स, फॉर्मेशन ऑफ अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट द डोगरा रूल 2 मार्क्स इसमें से हैं. उसके बाद आता है हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जिसे हम सिविक्स के नाम से जानते हैं. तो इसमें चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 4 मार्क्स, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट एंड दैट्स 4 मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दैट्स 3 मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन 2 मार्क्स आता है और पब्लिक फैसिलिटीज ये एग्जैक्टली 3 मार्क्स आते हैं. और ये कुल मिला के आपका 50 मार्क्स का टोटल असेसमेंट जो है वो बनता है. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो पेपर है, पेपर में आपको किस तरह की इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगी एग्जाम में. मैक्सिमम 50 मार्क्स होंगे. चैप्टर का नाम पेपर का नाम सोशल साइंस. समेटिव असेसमेंट इस एग्जाम का नाम दिया गया है. टाइमिंग इज 2.5 हाफ आवर है. जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या रहेंगी, प्लीज मेक श्योर कि कुछ चीजें आप एग्जाम से पहले ही करके जाएंगे तो ये टाइम आपका कम से कम एग्जाम में सेव हो जाएगा. यही हमारा मोटिव है. तो देखिए सबसे पहला the question paper is divided into the 4 sections, section A, B, C and D as well. There are 24 questions in the question paper. लगभग 24 questions हैं. तो डरना नहीं है, आपके almost 10 से 12-13 questions ऐसे हैं जो MCQs हैं जो 1 सेकंड में 1 मिनट में हो सकते हैं. सो उसमें आप डरना नहीं कि 24 मार्क्स का पेपर है तो कैसे करेंगे. सेकंड है हमारे पास क्वेश्चंस फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 10 इन सेक्शन ए जो आपके पास रहेंगे. ए कंटेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. ईच ऑफ दीज कैरी 1 मार्क्स, यानी कि एमसीक्यू आपको 10 मार्क्स मिलेंगे. बहुत आसान है करना. उसके बाद क्वेश्चंस 11 to 15 जो रहेगा आपका सेक्शन बी के अंदर उसके 2 मार्क्स होंगे. ठीक है, मार्क्स ईच. आंसर दीज क्वेश्चंस कम से कम आप 20 वर्ड्स तक के इनके आंसर्स जो है वो लिख सकते हैं.
उसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 16 से लेकर 21 तक का सेक्शन, इसमें 3 मार्क्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इन आंसर्स के क्वेश्चन लगभग 40 से 50 वर्ड्स में आप देंगे और अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ठीक है। और इस सेक्शन में आपको एक्चुअली 16 से लेकर 21 यानी कि 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21 6 क्वेश्चंस हैं और 6 क्वेश्चंस के अंदर से आपको एग्जैक्टली यहाँ पे मेंशन है कि 5 क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे इसके बाद वाले सेक्शन का, जो कि आपका सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23, जो कि आपका सेक्शन डी में आ रहा है, कैरिंग 5 मार्क्स ईच, जो कि 5 मार्क्स के होंगे। आंसर टू दीज क्वेश्चंस शुड बी 80 to 100 वर्ड्स लगभग, ठीक है, एक्सेप्ट द मैप वर्क, यानी कि मैप वर्क में आपको करना ही क्या, मैप पे मार्किंग ही तो करनी है या जगह या प्लेसेस को ही दिखाना है, तो उसमें कोई वर्डिंग की जरूरत नहीं है। एंड इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन दिस क्वेश्चंस, आपको एक इंटरनल चॉइस यानी कि आर पार्ट इसमें मिलेगा करने के लिए। अटेम्प्ट एनी 1 चॉइस, जो भी आपको आती है उसमें से आपको करना है, लेकिन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉडल पेपर में डिस्कस कर रहे हैं, हमने आर पार्ट के भी आंसर्स आपको लिख रखे हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि आपका सेक्शन डी के अंदर भी आएगा, सेक्शन डी के ही अंदर आएगा, हैज 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए के 3 मार्क्स हैं और जो पार्ट सेकंड यानी कि बी पार्ट होगा उसके भी 2 मार्क्स हैं। एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन दीज क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 1 चॉइस, इसमें भी आपको एक इंटरनल चॉइस मिलेगा और आपको एग्जैक्टली एक क्वेश्चन जो है वो जो आपको आएगा वो करना है। तो चलिए बात करते हैं फिर इन क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पहला एमसीक्यू जो है मॉडल पेपर के अंदर, इट वाज द अपर कास्ट्स हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हरिजन्स बीइंग अनफिट टुडे, हु सेड इट, यानी कि अपर कास्ट का इफेक्ट था कि हरिजन्स को आज भी अनफिट कहा जाता है, उसका रीजन क्या था और ये रीजन जो है एग्जैक्टली किसने कहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस रीजन का आंसर जो है यानी कि एच.जे. खांडेकर, इन्होंने ये बात कही थी, ठीक है। सो बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। The so-called untouchables preferred to be called Dalits. The term Dalit means, अब इसमें दलित टर्म का क्या मतलब होता है, तो दलित टर्म का मतलब होता है broken from the society, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिए, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है कि if a 13-year child is working in a factory manufacturing carpets, तो which fundamental right is violated, यानी कि अगर एक 13 साल का जिसे हम अंडर एज बच्चा मानेंगे वो किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहा है, तो किस राइट की ये वॉयलेशन हो रही है। तो सबसे पहले आप देखेंगे दिस इज एक्सप्लॉयटेशन, तो बेसिकली ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है। तो राइट्स के बाकी जो क्वेश्चन है प्लीज मेक श्योर कि आप उन्हें अच्छे से याद करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इन सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड इट इंक्लूड्स राइट टू द एंजॉयमेंट ऑफ pollution of free water and air, क्लब्स एंड सिनेमा हॉल्स एंड देन क्लब्स एंड बार्स। तो इसका जो आंसर है आपके पास वो एग्जैक्टली है पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें है व्हेन बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर सेम, अगर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों सेम है, population increase, population stays same, population decreases, population may or may not change, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे पॉपुलेशन जो आपकी पॉपुलेशन है वो स्टेज सेम। नाउ नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास, इफ यू हैपन टू विजिट डिस्ट्रिक्ट कठुआ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैंडीक्राफ्ट वुड यू एक्सपेक्ट देयर, अगर आप कठुआ जाते हैं तो कौन सा हैंडीक्राफ्ट आपको वहां मिलेगा। बशोली पेंटिंग्स आर वेरी फेमस देयर, सो एग्जैक्टली इसका आंसर जो है वो बशोली पेंटिंग्स है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप बात करेंगे, द टर्म थारा मुकुरथम मीन्स, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका एग्जैक्टली जो मीनिंग है वो है द गर्ल इज गिवन अवे, एक लड़की को दिया जाता है टू सर्व एज ए स्लेव ऑफ द ब्राइड ग्रूम, तो ये स्लेव ऑफ द ब्राइड ग्रूम के लिए इस लड़की को दिया जाता है, गिव अवे किया जाता है।
उसके बाद जो क्वेश्चन है, लोकसभा selects the executive elects the prime minister, elects the president, elects the vice president, implements the laws made by the parliament. तो इसका जो करेक्ट आंसर है that's implements the laws made by the parliament. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास, how many members to the Rajya Sabha are nominated by the president. तो आपके ऑप्शंस आपको देख रहे हैं 2, 12, 200 and then 33. So the correct answer is 12. Now moving ahead is the next concept, and what is that? Match the following. आपके पास कुछ कॉलम्स में मैचिंग दे रखी है, तो इसका आंसर जो है यहाँ हमने साथ में मेंशन कर दिया है ताकि आपको बाद में किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन जो है वो ना रहे. सो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर हियर इज पार्ट नंबर बी, 1 with B, that is mutiny. When soldiers as a group disobey their officer in army, तो उसे म्यूटनी कहा जाता है. एंड बी का 2 के साथ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेकंड पार्ट जो है बी, तो इसके हिसाब से आप अपनी मैचिंग्स जो है वो कर सकते हैं. आंसर आपके पास दे रखे हैं. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है उसके बाद आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11. List the inputs and the outputs involved in any cottage industry in your locality and any mineral-based industry of Jammu and Kashmir. So we have taken an example. In Jammu and Kashmir, cottage industry inputs include raw materials such as textiles, clay and wood, along with traditional tools, skilled labor and small-scale industries or workspaces contributes to the creation of the handicraft products. Preserving cultural heritage and offering the local employment. So ये भी इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं लोकल एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा इनका रोल है. कन्वर्सली मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व जियोलॉजिकल सर्वेज, जियोलॉजिकल सर्वेज इसमें आते हैं, माइनिंग इक्विपमेंट्स वगैरह होता है. स्किल्ड लेबर इन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स एज इनपुट्स. द आउटपुट्स कंप्राइज एक्सट्रैक्टेड रॉ मटेरियल्स, जो इसका आउटपुट निकल के आता है, लाइक कोल है, लाइमस्टोन है, प्रोसेस्ड विद मिनरल्स. एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन हैं आपके पास, अपॉर्चुनिटीज एंड सब्सटेंशियल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है. तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, उसके बाद अगर जब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड द ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री. यानी कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में और ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री में क्या डिफरेंसेस होते हैं. सो एटलीस्ट 2 डिफरेंसेस हमें देनी है. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर होली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री होती है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है. फंक्शनिंग फॉर द कलेक्टिव वेलफेयर, जो कि सबके कलेक्टिव वेलफेयर के लिए काम करती है. डिसीजन मेकिंग इज सेंट्रलाइज्ड, अलाइनिंग विद द गवर्नमेंटल पॉलिसीज एंड पब्लिक इंटरेस्ट. और वो पब्लिक इंटरेस्ट को भी सामने रखते हुए गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी बनाई जाती हैं कि जो पब्लिक के हित में हो. इन कॉन्ट्रास्ट जो है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व शेयर्ड ओनरशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्टेज. यानी कि ये जिसे हम सेमी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, आधी गवर्नमेंट के साथ होती है और आधी पब्लिक के लोगों के साथ होती है. दिस कोलैबोरेशन कंबाइंस पब्लिक रिसोर्सेज एंड प्राइवेट एक्सपर्टीज, fostering a dynamic decision making process that considers both public and private interests. ठीक है, तो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स इन ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज एम फॉर अ बैलेंस बिटवीन गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस एंड प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी. सो वो ये ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को एफिशिएंट करने के लिए सोचते हैं. सो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है. द डिफरेंसेस इन द ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड द डिसीजन मेकिंग डिस्टिंग्विश पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एज गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटाइटीज एंड ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो बेसिकली कोलैबोरेटिव वेंचर्स होते हैं बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर्स. जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स होते हैं वो भी इसमें अपना जो है डिसीजन वगैरह डिसीजन मेकिंग करता है. नेक्स्ट केस जो है हमारे पास, हाउ डिड कोऑपरेटिव सोसाइटी सेट अप इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन द सजेशंस ऑफ वॉल्टर लॉरेंस हेल्पेड इन अबॉलिशिंग मनी लेंडिंग सिस्टम. ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड इन जम्मू एंड कश्मीर आर सजेस्टेड बाय द वॉल्टर लॉरेंस. जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज यहाँ बनाई गई वो बेसिकली इन्होंने ही सजेस्ट करी थी. प्लेड ए की रोल इन एंडिंग द ऑप्रेसिव मनी लेंडिंग सिस्टम, तो जिसकी वजह से मनी लेंडिंग सिस्टम यहाँ खत्म हुआ. दी सोसाइटीज प्रोवाइडेड ए कलेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर्स एंड लोकल्स टू एक्सेस अफोर्डेबल क्रेडिट. तो इनको एक्सेस मिली लोकल्स को, फार्मर्स को, कि उन्हें क्रेडिट मिल सके. ब्रेकिंग दियर डिपेंडेंस ऑन एक्सप्लॉइटेटिव, यानी कि उनके डिपेंडेंस जो है एक्सप्लॉइट ना हो वो ज़्यादा, ठीक है, मनी लेंडर्स की वजह से. तो बाय पोलिंग
pooling resources, community members could lend and borrow money at a resourceable rate or at a reasonable rates उनको मिलने लगे within the cooperative framework, और जिसकी वजह से ये लोग भी थोड़े अप हुए. They empowered the people economically, और economically इसकी वजह से लोग खड़े हुए या अच्छी हुई उनकी economic हालात. तो रिड्यूस रिलायंस ऑन द हाई इंटरेस्ट लोन्स, बच गए वो हाई इंटरेस्ट लोन लेने से, एंड ग्रेजुअली इराडिकेटेड द एक्सप्लॉयटेशन मनी लेंडिंग सिस्टम, और जिसकी वजह से मनी लेंडिंग सिस्टम जो है बेसिकली खत्म हुआ. तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारे पास, इन योर ओपिनियन व्हाट डिड भीमराव अंबेडकर वांटेड टू अचीव थ्रू द टेम्पल एंट्री मूवमेंट. आपको क्या लगता है कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट में भीमराव अंबेडकर की क्या अचीवमेंट्स हो सकती थी. तो भीमराव अंबेडकर जो थे एडवोकेटेड फॉर द टेम्पल एंट्री मूवमेंट with the aim of challenging and eradicating social discrimination and untouchability. तो बेसिकली उनका एक ही मोटिव था कि ये सोशल अनटचेबिलिटी जो है, जो छोटी कास्ट के लोग होते हैं या उन्हें किसी सेम नल से पानी नहीं लेने दिया जाता या उनको पब्लिकली किसी भी चीज़ में कोलैबोरेशन नहीं मिलती. दूसरी बात ये थी कि उनको मंदिरों में जाने की भी इजाज़त नहीं थी. तो ये उनको इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए ये सिस्टम जो है वो करना था. ठीक है, सोसाइटी में. The movement sought to secure equal rights and access to the religious spaces, particularly Hindu temples for Dalits and other marginalized communities. और वो ये चाहते थे कि हिंदू मज़हब के अंदर जो बाकी marginalized communities हैं, दलित्स हैं, उनको भी बराबर के religious हक जो है वो मिले. ठीक है. अंबेडकर believed that temple entry was the symbolic of broader social and political rights and aimed at dismantling the caste-based restrictions that basically relegated certain groups to the margins of the society. और वो ये चाह रहे थे कि certain groups जिनके पास basically कुछ हक दे रखे हैं या वो हक समझे जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सोसाइटी में अगर रहना है तो सबको exactly equal basis पे रहना है, ताकि वो चाह रहे थे कि बेसिकली सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ख़त्म हो जाए. अगर एक सिंपल वर्ड्स में आप इसका आंसर लिखना चाहते हैं. मेंशन द इम्पैक्ट ऑफ टुलिप गार्डन ऑन द टूरिज्म इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर में टुलिप गार्डन इंडस्ट्री जो है या टुलिप गार्डन जो बनाया जाता है उसका टूरिज्म पे क्या इफेक्ट है. तो ऑब्वियसली ये ब्यूटीफाई करता है हमारी जम्मू एंड कश्मीर को, और इसकी वजह से बहुत सारे टूरिस्ट्स जो है वो जम्मू कश्मीर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. और इससे क्या होता है कि हमारी इकोनॉमिकल हालत, जो उसके इर्द गिर्द वेंडर्स बैठते हैं या जो भी रेडी वाले होते हैं या जो भी बाकी लोग उस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो होटल वाला हो चाहे कोई ट्रांसपोर्टर हो, तो हर एक ओवरऑल में बेनिफिशियल है, जो कि इन सारी चीज़ों में एग्जैक्टली मेंशन किया गया है इस क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. सेक्शन सी जो है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस. आपको 5 क्वेश्चन इसके अंदर से करना है. सपोज वाटर सप्लाई इन योर एरिया इज नॉट एडुकेट. आपके एरिया में वाटर सप्लाई अच्छी नहीं है. सजेस्ट 2 ways हाउ कैन इट बी इम्प्रूव्ड. तो आप अपने हिसाब से भी इस कम्युनिटी का आंसर जो है या इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन हमें जो मुनासिब लगा वो हमने लिखा है. टू एड्रेस इन एडुकेट वाटर सप्लाई, फर्स्टली इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रूशियल. पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, या वाटर हैंड पंप्स लगाने पड़ेंगे, या ऑब्वियसली पानी के रिसोर्सेज पे काम करना पड़ेगा. ठीक है. अपग्रेडिंग एंड एक्सपेंडिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. तो वाटर ट्रीटमेंट के जो प्लांट्स हैं उनको ज़्यादा लगाना पड़ेगा. पाइपलाइंस चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि जब गर्मियाँ बढ़ जाएं तो पानी की एफिशिएंसी अच्छी बढ़ सके. तो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. एडिशनली क्रिएटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो है आपकी छतों से आने वाला पानी या जो बारिश के दिनों में पानी आता है उसे किसी तरह से स्टोर किया जाए और बाद में उन दिनों में यूज़ किया जाए जहाँ पे बारिश नहीं होती है. तो ये सारी चीज़ें हैं. और हाँ, अगर कहीं आपके घर में लीकेज है या पाइप लीकेज वगैरह है तो उनको ख़त्म करना चाहिए और इन चीज़ों पर काम करना चाहिए. और जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर है उनको हम गंदा ना करें. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हाट वी आर गोना सजेस्ट यू to improve the quality of the supply. दूसरी है, suggest however growing young population of India can converted into developed human resources. आपको सजेस्ट करना है कि कैसे एक यंग पॉपुलेशन जो है इंडिया की, उसे हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ताकि लॉन्गर रन में कंट्री को इसका बहुत अच्छा जो है वो फ़ायदा देखने को मिले. सो दिस इज़ ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें टू टर्न India's growing young population into a developed workforce, we should focus on a good education with skilled teachers and modern tools. ठीक है. तो सबसे पहले देखिए,
एजुकेशन सिस्टम पे काम करना बहुत ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। और दूसरा, एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा होना चाहिए जो हम 70 साल से बिठा के रखे हैं पुराना एजुकेशन सिस्टम, इसको हटा के एक नया एजुकेशन सिस्टम आना चाहिए कि जिसमें बच्चों को साथ साथ में पढ़ाने के साथ साथ में हुनर सिखाया जाए, उनको डिफरेंट काम सिखाए जाएं, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह से उनको हम स्किल्ड जब बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो अपना काम खुद से ढूंढने में माहिर हो जाएंगे एंड दे विल डिसाइड कि उन्हें क्या करना है। सो उनको जॉब्स के ओरिएंटेड यानी कि जो भी सिस्टम्स हैं जहाँ पे नई नई डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी हो रही है उसके हिसाब से उनको बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहिए। उनके हेल्थ केयर वगैरह का, हेल्प यंग पीपल टू लर्न न्यू स्किल्स जो कि उनकी लाइफ और चेंज कर सकें, जॉब्स चेंज कर सकें। और दूसरा, क्रिएट मोर जॉब्स इन डिफरेंट एरियाज एंड मेक श्योर दैट एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ जेंडर गेट्स इक्वल चांसेस। दूसरी बात ये है कि जो ये करप्शन है इसको ख़त्म करना चाहिए ताकि हर एक को इक्वल चांसेस मिल सके पार्टिसिपेट करने के। दिस वे वी कैन मेक श्योर दैट कि इंडियाज़ यंग पॉपुलेशन इज़ वेल प्रिपेयर्ड हेल्थली एंड हैव द राइट स्किल्स फॉर गुड जॉब्स, मेकिंग द कंट्री मोर डेवलप्ड एंड सक्सेसफुल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो की जा सकती हैं ताकि हम अपनी कंट्री को अच्छे से आगे बढ़ा सकें। इफ़ यू आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लिस्ट 3 क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक टू आस्क। आप 3 ऐसे क्वेश्चंस उठाएं। अगर आप मेंबर पार्लियामेंट हैं तो आप जो बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए जो है वो कर सकते हैं। तो क्या करेंगे वो, तो हमने इसका आंसर कुछ यूँ लिखा है कि हाउ कैन वी इम्प्रूव बेसिकली एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रंस। ठीक है, इंश्योरिंग इक्वालिटी टीचर, क्वालिटी टीचर्स, सबसे पहले हमारे पास क्वालिटी टीचर्स होने चाहिए एंड एक्सेस टू द मॉडर्न लर्निंग टूल्स। आजकल के जो मॉडर्न लर्निंग टूल्स वगैरह आ गए हैं तो इनके थ्रू बच्चों को समझाना पढ़ाना आना चाहिए, स्पेशली उन एरियाज़ में या रूरल एरिया। सिटीज़ में तो चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे करके हो ही रही हैं, लेकिन बहुत सारा तबका बच्चों का रूरल एरियाज़ में रह जाता है जिनके पास ये एक्सेस नहीं होती, या उनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, या उनके पास बाकी अच्छे इंस्टीट्यूशंस की सुविधा नहीं है। तो मोस्टली दे रन टुवर्ड्स द सिटी, और हर एक के बस की बात नहीं होती कि उस सिटी में आ सके, तो उनके लिए हमें सोचना चाहिए। तो व्हाट मेजर्स आर इन प्लेस टू क्रिएट मोर जॉब्स। ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए, स्पेशली फॉर द यूथ। एंड हाउ कैन वी सपोर्ट स्मॉल बिजनेस एंड स्टार्टअप्स। ठीक है, तो ये इस तरह से के क्वेश्चंस जो है हम पूछेंगे बीइंग ए पार्लियामेंट मेंबर। व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू एनहांस द हेल्थ केयर सर्विसेज, मेकिंग श्योर एवरीवन इज गुड regardless of the location or income, he has access to the good medical facilities। इस पे बहुत सारे काम किए हैं हमारी गवर्नमेंट ने, तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, जो ग्लोबल जिसे हम कहते हैं जो मेडिकल इंश्योरेंस दी जाती है अभी गवर्नमेंट की तरफ से, दैट वाज बेसिकली अ वेरी गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट इन दैट पर्टिकुलर वे। तो हाँ, इस तरह की चीज़ें अगर सोसाइटी के लिए की जाए तो सब मिलके आगे बढ़ सकता है, और ओवरऑल में एक लॉन्गर रन में एक अच्छा रिजल्ट जो है सोसाइटी को देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, क्या होगा अगर हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर। सो इफ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, द रिस्क ऑफ अब्यूज एंड करप्शन वुड एस्केलेट। ठीक है, दूसरी बात, इलेक्टेड ऑफिशियल्स माइट प्रायोरिटाइज पर्सनल इंटरेस्ट्स ओवर पब्लिक वेलफेयर। तो हाँ, अगर उनको हम देखें ना तो पब्लिक वेलफेयर पे ध्यान देने के बजाय वो अपने घर बनाने में मस्त हो जाएंगे। ऑब्वियसली वो मिसयूज़ कर सकते हैं पब्लिक फंड्स का, नेपोटिज्म कर सकते हैं, जैसा अभी हर जगह पे हो ही रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं। तो विदाउट अकाउंटेबिलिटी मेजर इंडिविजुअल राइट्स कुड बी कंप्रोमाइज्ड। तो अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। एंड दूसरी बात, एंड पोटेंशियल फॉर द जो भी अथॉरिटेरियंस हैं, ठीक है, प्रैक्टिसेस माइट ग्रो, इनफेक्टिव गवर्नेंस आ सकती है, एंड पोवर डिसीजन मेकिंग्स हो सकते हैं इस सिचुएशन से। क्योंकि हर कोई जो, ऐसा नहीं है कि आपको वोट दे दिया भाई जो मर्जी है जाके करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके ऊपर पूरा वाच रखना चाहिए, और जहाँ से कहीं गलत हो तो इनको उसी टाइम पे बेसिकली इनके खिलाफ आवाज़ जो है वो उठानी चाहिए। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट ऑब्जेक्शंस डिड द सेपियोज हैव टू द न्यू कार्ट्रिज दैट दे वर आस्क्ड टू यूज़। एक गन में कार्ट्रिज लगता है जो हिंदुस्तानी को सिपाहियों को ब्रिटिश रूल के अंदर दिया गया। वो एग्जैक्टली जो थे वो
सिपाहियों के लिए वो इस तरह से किया गया था कि उसमें दो चीज़ों का जो कार्ट्रिज बनाई जाती थी वो बेसिकली गाय के गोश्त से या जो हमारे पास पिग होता है, सुअर का गोश्त है, उसके थ्रू बनाई जाती थी। जैसा कि उनको पता था कि उनको पहले ही कंट्री को डिवाइड करके जाना है, उनका पॉलिसी ही रूल एंड डिवाइड की थी, डिवाइड एंड रूल की थी। और उनका ये मानना था कि अगर मुस्लिम समाज में देखा जाए तो मुस्लिम समाज के अंदर क्या होता है कि सुअर का गोश्त जो है वो खाना हराम है, तो अब ऑब्वियसली जो मुस्लिम सोल्जर्स थे वो इसके खिलाफ हो जाएंगे। एंड सेकंड थिंग, हिंदू मज़हब के लोग जो हैं वो गाय को पवित्र मानते हैं और उसका गोश्त जो है वो खाना पसंद नहीं करेंगे किसी भी मामले में भी। तो इस तरह से इनको जब बनाया गया ब्रिटिश ने, जो भी उनको वेपन्स दी गई, ठीक है, पिग्स आर कंसिडर्ड इम्प्योर मुस्लिम्स के अंदर। टू लोड द कार्ट्रिज सोल्जर्स हैड टू बाइट देम ओपन, इनको बाइट करना पड़ता था लोड करते वक्त, विच वाज अगेंस्ट देयर रिलीजियस बेसिकली एथिक्स और बिलीफ्स। सो दिस एक्ट स्पार्क्ड ए रिबिलियन ऑफ 1857 की जो रिबिलियंस हुए वो एग्जैक्टली इसी की वजह से हुए ब्रिटिश में। तो इनका एक्चुअली यही तो था कॉन्सेप्ट, डिवाइड करो, आपस में लड़वाओ और उसके बाद इनके ऊपर रूल करो। 21 जो है, व्हाट डिड डॉक्टर अंबेडकर मीन व्हेन ही सेड इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। तो ये एग्जैक्टली इसका क्या मतलब था डॉक्टर अंबेडकर का ये चीज़ कहने की कि हम पॉलिटिकली इक्वालिटी तो ला सकते हैं लेकिन सोशली और इकोनॉमिकली इट्स इम्पॉसिबल। तो व्हेन डॉक्टर अंबेडकर बेसिकली सेड दिस कि इन पॉलिटिक्स वी विल बेसिकली हैव द इक्वालिटी and in social and economic life we will have inequality, he emphasized the importance of the political equality, वो ये चाह रहे थे। दूसरी बात, through democratic rights for all the citizens, जिससे rights बनाए जाएं सारे citizens के लिए, and he basically envisioned equal participation in the political processes, ensuring everyone has a voice and voting power. So however he acknowledged one more thing, and that was achieving social and economical equality particularly for marginalized communities। उसने कहा कि marginalized community को उस लेवल का समझने के लिए गवर्नमेंट के रूल्स नहीं चाहिए भाई, इंसानों को अपने माइंड को साफ करना पड़ेगा। तो ये उनका बेसिकली इस कहने का मतलब था कि हम अगर गवर्नमेंट में तो कानून बहुत सारे बने हुए हैं लेकिन फिर भी बेसिक सोसाइटी में ऐसी चीज़ें भी बहुत सारी हो जाती हैं जो अभी तक हो रही है, इवन वी आर इन द 21st century रनिंग, बट स्टिल देयर आर सम थिंग्स जो कि एग्जैक्टली पॉलिटिकली तो करेक्ट हैं या पॉलिटिकली तो आपको हर एक राइट है, या तो आप किसी भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी के साथ अभी ऐसी चीज़ें बहुत सारी हो रही है जो उनके खिलाफ है, और ये स्टेटमेंट जस्टिफाई भी था उनका, ठीक है। दूसरी बात, 22 क्वेश्चन है, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। हमें पता है कि एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है और बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई है। सो सेकेंडरी एक्टिविटी आर ए टेरिशरी एक्टिविटी, जस्टिफाई, ठीक है, यूर रिस्पॉन्सेज विद द रीजंस। देखिए, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटी, ये बात आप समझिए सबसे पहले। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज बेसिकली एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दिस जस्टिफाइज बाय द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर टू द इंडियन इकोनॉमी, और इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी भी बढ़ रही है, लोगों को जॉब्स नहीं ढूंढने पड़ रहे, अपनी खेतों में कमा रहे हैं, अपनी सब्जी वगैरह बाकी चीज़ें उगा रहे हैं, अपना घर भी चल रहा है, कुछ चीज़ें बेच रहे हैं, एंड ऑल दैट इट्स हैपनिंग। इकोनॉमिक एंड हाई परसेंटेज ऑफ द वर्क फोर्स इन्वॉल्वड इन फार्मिंग, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग इसमें काम लगते हैं कटिंग के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ बेसिकली परसेंटेज ऑफ द वर्क फोर्स इन्वॉल्वड इन फार्मिंग। और दूसरी बात, लाइवहुड फॉर ए सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, और इसी की वजह से बहुत सारे लोगों को रिजिक मिल जाती है। एंड इट प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल्स फॉर मैनी सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़, और रॉ मटेरियल्स इसी से आते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या बहुत बड़ी बड़ी कामों के लिए। वाइल एफर्ट्स आर बीइंग मेड कि डाइवर्सिफाई किया जाए द इकोनॉमी को, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर रिमेन्स अ की कैरेक्टर ऑलवेज एंड कैटेगराइजिंग इट एज द प्राइमरी एक्टिविटी इन इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। उसके बाद है हमारा मैप वर्क, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको ग्राफ के अंदर, मैप के अंदर बताया गया है कि वर्ल्ड में अरेबल लैंड जो है जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, तो बेसिकली वन पार्ट ऑफ ईच कंटिनेंट में आप यहाँ पे मार्क करो। देखिए, यहाँ आप लेजेंड के अंदर देख सकते हैं कि इस कलर से रेबल लैंड आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप देखिए
ये जो एरियाज इस कलर से शो किए गए हैं, तो दिस इज़ बेसिकली द अरेबल लैंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्कटिक ओशन के पास का जो इलाका आ रहा है, ठीक है। इस तरह से पैसिफिक ओशन के इर्द गिर्द कुछ इलाके हैं, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ नार्दर्न अटलांटिक ओशन जो है इसके इर्द गिर्द इन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है, आप देख सकते हैं। इंडियन ओशन में ऑब्वियसली ये पार्ट सारा जो है ऑलमोस्ट इंडियन जो टेरिटरी है बहुत ज़्यादा है, और इसमें जो ये अरेबल लैंड है बहुत ज़्यादा आती है। तो इस तरह से आप इसे मार्क जो है अपने पेपर में कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है। हो सकता है आपके पास कोई और चीज़ बताई जाए एग्ज़ाम में करने के लिए, तो आप उसके हिसाब से अपने इसको मार्क करेंगे। एक लेजेंड देंगे नीचे कि हम इन मान के चलो आपके पास एक प्लेन पेपर आता है, वाइट पेपर, आपको मार्क करना पड़ेगा। तो नीचे आप कोई आपके सामने पेंसिल का कोई कलर होगा या आपके पास कोई पेन का कलर होगा, तो नीचे आप एक बॉक्स बना सकते हैं, उसमें एक कलर दिखा सकते हैं और उस पोर्शन को आप बेसिकली रेडिकेट कर सकते हैं या थोड़ा सा इस तरह से रफ कर सकते हैं, जिसमें आप एक रफ डायग्राम के थ्रू ये चीज़ जो है वो शो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ वाज द पॉलिटिकल्स ऑफ रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मॉडरेट। जो ये पॉलिटिक्स था रेडिकल्स का, यानी कि जो पॉलिटिक्स लाइफ थी रेडिकल्स की विद इन द कांग्रेस के अंदर, ये डिफरेंट थी फ्रॉम दैट ऑफ मॉडरेट्स। जो पॉलिटिक्स ऑफ रेडिकल्स थी विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, how it was basically different from that of the moderates during the pre-independence. Moderates led by the figures like गोपाल कृष्णा, इनके जो हेड्स थे गोपाल कृष्णा थे, गोखले जिनका नाम था गोपाल कृष्णा गोखले, एंड फोकस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हो, देन पिटिशनाइजिंग या ये बाकी चीज़ें जो हैं फॉर ग्रेजुअल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड कोऑपरेशंस विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम रेडिकल्स की बात करें, लाइक बाल गंगाधर तिलक जो थे एंड बिपिन चंद्रपाल, अडॉप्टेड मोर assertive एंड कन्फ्रंटेशनल अप्रोच। दे एडवोकेटेड फॉर द इमीडिएट सेल्फ रूल, स्वदेशी मूवमेंट जिसे हम कहते हैं, बाइकॉट फॉर द फॉरेन गुड्स, उन्होंने कहा कि हमें फॉरेन से कुछ भी नहीं लेना, एंड मास मोबिलाइजेशन। द रेडिकल्स बिलीव्ड दैट इन डायरेक्ट एक्शन एंड मोर assertive स्टैंस। वो ये डायरेक्ट एक्शन चाह रहे थे ज़्यादा, तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ, सेटिंग द स्टेज फॉर अ शिफ्ट टुवर्ड्स मोर एग्रेसिव स्ट्रैटेजीज इन द स्ट्रगल फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस। तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो हुई। अब दूसरी बात जो है हमारे पास, इसका आर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑन द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में सिविल डिसओबीडियंस का क्या इफेक्ट रहा। तो इम्पैक्ट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन प्रिंसली स्टेट्स ऑफ लाइक जम्मू एंड कश्मीर वाज रिलेटिवली लिमिटेड। Maharaja of Jammu and Kashmir Hari Singh opted to stay aloof from the movement and the people of the state did not actively participate, और लोगों ने भी participate नहीं किया। The Dogra rules maintained a cautious stance, prioritizing their autonomous status। उन्होंने कहा कि हम ऑटोनॉमस हैं। while the civil disobedience movement had a significant impact across the British India, ब्रिटिश इंडिया में उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा। Its influence on the princely states of Jammu and Kashmir was subdued, reflecting the unique political dynamics and princely states' distinct positions within the border struggle for the independence। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें आपको बताया गया था कि दो पार्ट, एक पार्ट के आपको 3 मार्क्स और दूसरे के 2 मार्क्स हैं। लिस्ट द फंडामेंटल राइट्स आर क्रिमिनल लॉ गारंटीज टू एवरीवन अरेस्टेड पर्सन। जो अरेस्ट पर्सन होता है वो क्या क्या लॉज को यूज कर सकता है। देखिए, क्रिमिनल लॉ इन इंडिया गारंटीज सेवरल फंडामेंटल राइट्स टू एवरी अरेस्टेड पर्सन। Some key rights include the rights to be informed of the grounds of the arrest, तो उसे ये इन्फॉर्मेशन देने की किस बेसिस पे उसे अरेस्ट किया गया है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। द राइट टू रिमेन साइलेंट, वो यानी कि चुप रह सकता है। द राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, वो चाहे तो अपनी लीगल रिप्रेजेंटेशन बुला सकता है, वकील कर सकता है, ये सारी चीज़ें उसको अलाउड है। एंड द राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, तो ये भी उसके पास हक है। एडिशनली द राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इन incrimination and the right to human treatment and dignity of fundamental principles। अच्छे से रखना, प्यार से रखना, और वो डिग्निटी इज़्ज़त उसे दी जाती है जब वो भले ही जेल के अंदर हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार कुटाई से ही काम चलेगा, उसके भी हक हैं और उनको वो हक बराबर दिए जाते हैं। गिव 2 आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड जॉब्स टू द आदिवासीज। तो हमें 2 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए जो कि अगेंस्ट हो रिजर्वेशन के सीट्स के जॉब्स में। सबसे पहले, opponents of reservation for Adivasis argues that such policies can potentially undermine basically meritocracy।
ठीक है, बाय निग्लेक्टिंग इंडिविजुअल क्वालिफिकेशंस लीडिंग टू द कंसर्न्स अबाउट एफिशिएंसी। दूसरी बात है, एडिशनली दे एक्सप्रेस बेसिकली वरीज दैट रिजर्व सिस्टम्स माइट inadvertently perpetuate stereotypes, उसके बाद stigmatizing the Adivasis communities rather than fostering genuine inclusivity. Critics emphasizing the need of the alternative approach that basically address the social, economic and disruptives without the compromising the principles of the merit and avoiding unintentional negative consequences। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है इसका आर, लिस्ट डी के बासूस गाइडलाइंस। तो एग्जैक्टली लिखे हैं, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट लीगल काउंसिल एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन। सो दीज आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, 3 पॉइंट्स के 3 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। इस तरह ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गिव 2 रीजंस वाई आदिवासीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड। आपको 2 रीजंस बता रहे हैं। तो पहला रीजन है उनका लैंड डिस्पोजिशंस। ठीक है, तो बेसिकली आदिवासीज एक्सपीरियंस मार्जिनलाइजेशन थ्रू द लॉस ऑफ देयर लैंड, ट्रेडिशनल लैंड जो उनसे छीन ली गई फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने के लिए, और इकोनॉमिक जो डिस्पार्टीज थे, यानी कि लिमिटेड एक्सेस टू द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा मार्जिनलाइज हो गए। ठीक है, सो दिस फाइनली brings end to this fabulous lecture and I hope you have exactly enjoyed the chapter as well. So इस तरह के आप सारे क्वेश्चंस जो हैं वो exactly आप प्रिपेयर करें और आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि इस तरह का एक पेपर जो है आपको देखने को मिलेगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आप अपने ओपिनियंस जो है वो लिख सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वंस अगेन thankful to you all for giving such a love to this particular model paper series और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत ही जल्दी मिलते हैं साइंस और कश्मीरी पेपर के लिए और आने वाले 1-2 दिन में अब तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएंगी एंड आई होप यू आर एंजॉइंग दिस एज वेल। और हम कोशिश करेंगे कि 2 मॉडल पेपर्स आप तक पहुंचाए जाएं और जिसके थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। Up till then we are meeting in the next session. Till then take care each and everyone and God bless you all guys. Thank you.